जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछला वीडियो जो संप्रेषण के ऊपर था, आई होप वो आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक, आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे उस वीडियो से, जो शिक्षा में या फिर पेपर 2 में आपकी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी हेल्प हुई है। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज का जो हमारा अगला वीडियो है वो है शिक्षण के सिद्धांत। ठीक, थ्योरीज ऑफ टीचिंग। तो ये जो हम पेपर 2 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा लेसन है, जो तीसरा वीडियो है, वो शिक्षण के सिद्धांत के ऊपर है कि ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनका टीचिंग में उपयोग किया जाता है, जिससे हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो काफ़ी सफल होती है। ठीक है, तो जो और ये जो शिक्षण के सिद्धांत रहते हैं एक अध्यापक के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर अध्यापक एक नियोजित सफल शिक्षण व्यवस्था को चला सकता है या फिर उस शिक्षण व्यवस्था को सफल बना सकता है। तो ऐसे ही जैसे कि शिक्षण सिद्धांत से अभिप्राय है कि किसी भी विषय क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष प्रदर्शित की जा सके। ठीक, और ये जो शिक्षण जो होता है भाई, वो कला और विज्ञान दोनों ही है। तो शिक्षण सिद्धांत भी क्या है, दार्शनिक भी हैं तथा वैज्ञानिक प्रयत्नों को लिए हुए हैं। ठीक, ये भी नहीं है कि शिक्षण सिद्धांत सिर्फ दार्शनिक हो या सिर्फ वैज्ञानिक हो, ये दोनों का रूप समाहित किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम आपको 12 से 13 शिक्षण सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। तो एकदम इजी है। ठीक, जो शिक्षण सिद्धांत का नाम होगा उसी के अनुरूप उसमें आपको लिखना होगा। आप एक बार समझ लीजिए, फिर अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उसको आप लिख देंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है, एक एक लाइन में पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में अक्सर। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि पहला सिद्धांत हमारा है शिक्षण का सिद्धांत जो पहला है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत, तो क्रियाशीलता मतलब कोई काम है उसमें सक्रिय भागीदारी हो, यानी क्रियाशीलता उसमें बनी रहे। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रियाशीलता के सिद्धांत को ही हम कहते हैं सीखने का सिद्धांत। ठीक, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि क्रियाशीलता के सिद्धांत को हम लोग सीखने का सिद्धांत कहते हैं। और देखिए, बालक एक होता है। ठीक, बालक के जीवन की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, एक तो शारीरिक हो गई और एक मानसिक हो गई। ठीक, यही क्या है कि एक प्रकार से क्रियाशीलता है। ठीक, बालक के जीवन की प्रमुख विशेषता शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता है। ये जो क्रियाशीलता है शारीरिक और मानसिक, ये बालक के जीवन की एक प्रमुख विशेषता है। और इसी कारण बहुत से जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं वो हमेशा से इसी बात पर बल देते आए हैं, बालक के शरीर और मस्तिष्क को हम लोग क्रियाशील बनाकर उसे कोई भी बात भली भांति सिखा सकते हैं। ठीक, तो इतना जानिए कि भाई क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर बालक को कुछ सिखाना है तो हमें उसके शारीरिक और मस्तिष्क को, मतलब शरीर और मस्तिष्क को क्रियाशील बनाना होगा, तब हम उसको कोई भी बात सिखा सकते हैं। ये शिक्षण का हमारा पहला सिद्धांत है। एक कॉमेनियस महोदय, उन्होंने कहा है कि विद्यालयों में छात्रों को लिख करके, बात करके, गाना गाना गा करके और तर्क करके सीखने दो। ठीक है, तो ये कथन है। और बस क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत इतना ही है। आगे आता है प्रेरणा का सिद्धांत। तो प्रेरणा के सिद्धांत के अंदर क्या है कि भाई प्रेरणा के द्वारा बच्चों में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक, अगर कोई चीज़ है, हम छात्रों को पहले किसी विषय के वस्तु में अगर मोटिवेट कर दें तो उस चीज़ को वो अगर मोटिवेट हो जाता है उसके प्रति तो जल्दी सीखता है। ठीक, तो प्रेरणा के सिद्धांत में यही है कि बच्चों में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। जब बच्चा ग्रहण करने में रुचि नहीं दिखाता है तब प्रेरणा द्वारा उसमें रुचि उत्पन्न की जाती है। और बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसकी जो जन्मजात रुचियों का भी सहारा लेना बहुत आवश्यक होता है। रुचि उत्पन्न हो जाने पर उसके लिए ज्ञान ग्रहण करना अत्यंत सरल हो जाता है। ऐसे ही वी.डी. भाटिया लिखते हैं कि प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है। ठीक, तो ये हो गया प्रेरणा का सिद्धांत।
अगला हमारा सिद्धांत है वो है रुचि का सिद्धांत। ठीक, देखिए रुचि जो होती है वो कार्य करने की प्रेरणा देती है। रुचि क्या होती है? कार्य करने की प्रेरणा देती है। शिक्षक को बालक में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक, और अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो अगर विषय में विविधता और नवीनता होगी तो उसकी रुचि अपने आप ही उसमें आ जाएगी। ठीक, क्योंकि अगर कोई डिफरेंट चीज़ होती है तो हमारा ध्यान उस पर चला जाता है, हमारी रुचि उस पर हो जाती है कि भाई वो है क्या। तो यही रुचि का सिद्धांत शिक्षण में इसी बात से सीधा सीधा रिलेट है और इसमें काफ़ी मदद मिलती है विविधता और नवीनता में। ठीक, बालक की जिस कार्य में रुचि होती है वह उसे ध्यान से करता है, और जिसमें रुचि नहीं होती उसको वो नहीं करता। ठीक, तो अतः शिक्षण को उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य विषय में बालक की रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है। अगला सिद्धांत है जीवन से संबंधित स्थापना का सिद्धांत। ठीक, इस सिद्धांत का भाई अभिप्राय ये है कि किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो। ठीक है, जो बात आप बता रहे हो वो जीवन से रिलेटेड हो, जो जीवन में प्रयुक्त होती है ऐसी परिस्थितियाँ उससे संबंधित हो, और जीवन से संबंधित विषय को बालक शीघ्र सीख लेते हैं। ठीक, अगला सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ठीक, तो कक्षा शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत यही है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही निश्चित होता है। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक उचित शिक्षण नहीं करा सकता। यदि पाठ के उद्देश्यों का निर्धारण पहले ही कर लिया जाए तो शिक्षण बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक, सरल, सुगम एवं रुचिकर हो जाता है। तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत ये था। आगे है चयन का सिद्धांत। ठीक, तो देखिए अब जो शिक्षक किसी क्लास में जाता है तो एक पूर्व में कुछ चीज़ें निश्चित करके जाता है, चयन करके जाता है कि मुझे आज क्लास में इस बात पर डिस्कस करनी है, क्योंकि ज्ञान तो भाई बहुत विस्तृत है, पूरे ज्ञान को एक 40 से 45 मिनट के क्लास में नहीं पढ़ा सकता। ठीक, और वो उसी ज्ञान को कलेक्ट करके जाएगा या उसी चीज़ों का चयन करेगा जो बालक के लिए उपयोगी हो और 40 से 45 मिनट की अवधि में हो जाए। ठीक, तो इसमें ठीक तो यही है चयन का सिद्धांत। आगे है नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, तो पाठ्य सामग्री चुनने के बाद शिक्षक को क्रमबद्ध तरीके से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए, जैसे पाठ योजना का निर्माण, सहायक सामग्री का उपयोग, गृह कार्य, पुनरावृत्ति आदि। ठीक, तो ये था नियोजन का सिद्धांत। आगे है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है भाई, क्लास में अलग अलग वैयक्तिक भिन्नता वाले बालक रहते हैं तो हमें शिक्षण उसी प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए या शिक्षा उसी प्रकार देनी चाहिए कि ये बात मतलब ध्यान में रहे कि किसी विशेष बालक की ओर या विशेष बालक के लिए शिक्षा न दी जाए और ये वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित हो। ठीक, कि प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार उसकी योग्यताएं, रुचियों, अभिवृत्तियों भिन्न भिन्न होती है, ये तो आप सबको पता है। अतः शिक्षक को वैयक्तिक भिन्नताओं या विभिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिससे प्रत्येक स्तर पर छात्र लाभान्वित हो सके। हमारा अगला सिद्धांत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। तो शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण उत्पन्न करे, अर्थात प्रत्येक बालक को कक्षा के अंतर्गत यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपनी शंका का समाधान कर सके। पाठ का विकास करने में छात्रों का पर्याप्त सहयोग भी लेना चाहिए। ठीक, तो इसके बाद हमारा आता है विभाजन का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि भाई पाठ प्रस्तुत करने की सरलता एवं सुविधा की दृष्टि से पाठों की छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर लेना चाहिए। ठीक, जैसे पाठ बड़ा है तो आप छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करके, विभाजित करके आराम से पढ़ा सकते हैं। इस पे एक रायबरन महोदय ने कहा है कि एक विभाजन दूसरे विभाजन तक पहुंचा देता है, जिसके फलस्वरूप कक्षा के लिए समझना सहज बन जाता है। ठीक, तो ये था विभाजन का सिद्धांत। इसके बाद आता है आवृत्ति का सिद्धांत। ये क्या होता है, तो पाठ्य सामग्री के प्रति छात्रों के मस्तिष्क में स्थायी विचार बनाने के लिए शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को आवृत्ति का अवसर देना चाहिए, मतलब रिवीजन। ठीक है, अगला है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। ये क्या कहता है, ये है भाई छात्रों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करने हेतु उनसे रचनात्मक एवं मनोरंजनपूर्ण क्रियाएं करानी चाहिए। खेल खेल तथा मनोरंजन में वे अपने पाठ को स्वतः ही सीख लेते हैं। ठीक है, तो यही है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। हमारा अगला सिद्धांत है पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत। तो पाठ्य सामग्री चुनते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो क्या हो, छात्रों के स्तर के अनुकूल हो। ठीक,
और उससे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति भी होती हो। जहाँ तक संभव हो सके पाठ्य वस्तु में उपयोगी तत्वों का ही समावेश होना चाहिए। ठीक, तो ये पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत था। आगे है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि शिक्षण में शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि छात्र वांछित दिशा में अपना कार्य कर सकें। प्रत्येक छात्र की रुचियों और बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम एवं पाठ्य योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए। ठीक, तो ये टॉपिक जो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 13 से 14 शिक्षण के सिद्धांत देखे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी हैं। आप एक सिद्धांत के नाम से समझ सकते हैं उसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, तो समझ लीजिए अपने लैंग्वेज में, अगर एग्ज़ाम में आए तो लिख दीजिएगा। इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। तो हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को एक बार फिर देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी पढ़ने में मदद मिले। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।